हेलो गाइस, करंट अफेयर बाय स्टूडेंट फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम 25 और 26 सितंबर 2023 की करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसको डीजीसीए कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने नैनी सैनी हवाई अड्डे के लिए एरोड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया है। कौन सा लाइसेंस? एरोड्रोम लाइसेंस, ठीक है। और यह हवाई अड्डा आपसे पूछा है कि किस राज्य में अवस्थित है। देखो, एरोड्रोम लाइसेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर अब आगे से जो सिविल विमान है जिसमें हम आम लोग बैठते हैं वो अब उतारे जा सकेंगे। इसका क्या मतलब है कि जिसमें आम लोग बैठते हैं वो विमान अब यहाँ पे उतारे जा सकेंगे। पहले भी मिलिट्री यूज के लिए यूज होता था, जो सेना का यूज करती थी, बट अब इसमें जो सिविल विमान है वो उतरेंगे अब आगे से। तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जी भाई है कहाँ पर ये, तो आपको ध्यान रखना है ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी आपसे पूछे तो कहाँ पे? ये पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। अगर मैं और हवाई अड्डों की आपसे बात करूं तो जैसे देहरादून में एक हवाई अड्डा बना है, उसका नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, वो भी उत्तराखंड में है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड में 3 एयरपोर्ट हैं इस समय पे टोटल। एक पंतनगर एयरपोर्ट और है, पंतनगर एयरपोर्ट, और पंतनगर एयरपोर्ट है ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, ऊधम सिंह नगर, ये भी उत्तराखंड में, ठीक है। ऊधम सिंह नगर जिला है वहाँ पे, और एक नैनी सैनी, तो टोटल हो गए 3, ठीक है। इसके अलावा एक उत्तराखंड में एक जगह और है जो बहुत फेमस है, तुंगनाथ टेम्पल। कौन सा टेम्पल? तुंगानाथ, हिंदी में लिख देता हूँ तुंगानाथ। तो तुंगानाथ टेम्पल जो है, इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक अभी हमारी जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको अच्छे से पता होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया तुंगानाथ टेम्पल को, राइट। किसको? तुंगानाथ टेम्पल को, आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके अलावा अगर मैं आपसे एक बात करूं कि देखो 3 संगठन होते हैं जो एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं या एयर विमानन से जुड़े हुए हैं। एक है ICAO और एक है IATA, ठीक है। और एक संगठन और है एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल। देखो, इन तीनों का हेडक्वार्टर बेसिकली एक ही जगह पे है, वो है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल एक कनाडा में है। मॉन्ट्रियल वही जगह है यहाँ पे UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की COP 15 होस्ट हुई थी। अभी होने वाली तो वैसे वो चाइना में थी, लेकिन चाइना में कोविड फैलने की वजह से 2022 में फिर मॉन्ट्रियल कनाडा में उसको शिफ्ट करना पड़ा, राइट। अगर मैं ICAO की बात करूँ तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट काउंसिल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल। अगर मैं इसका हिंदी में बोलूँ तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संस्था और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अथॉरिटी बेसिकली, और इसका एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल। इन तीनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है जो तीनों विमानन से संबंधित है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो अब मैं एक जो क्वेश्चन यहाँ बताने वाला था वो ये था कि जो ICAO है, इसमें भाई भारत का प्रतिनिधि कौन है? भाई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो भारत का प्रतिनिधि भी होगा, तो वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसका नाम था अंशुमाली रस्तोगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई हाँ, एक काम और है, एक पहल स्टार्ट हुई थी दुग्ध संकलन, दुग्ध को बोलते हैं, दूध को दुग्ध संकलन, ठीक है। दुग्ध संकलन एक पहल है, ठीक है, दुग्ध संकलन साथी। इसको किसने लॉन्च किया आपसे पूछे तो बेसिकली लॉन्च हुई मसूरी से, और मसूरी उत्तराखंड में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मसूरी। इसको लॉन्च किया भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने। और ये दुग्ध संकलन साथी किसकी पहल है? भारी उद्योग मंत्रालय की पहल है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किसने लॉन्च की? दुग्ध संकलन साथी पहल महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की एक लड़की हैं जो पहली महिला अधिकारी हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर पे पोस्ट हुई है। उनकी पाकिस्तान बॉर्डर पे पोस्टिंग होने वाली पहली महिला अधिकारी, उनका नाम है शैलजा धामी। तो ये कहाँ की हैं? उत्तराखंड की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन महिला का नाम विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ओके। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम UNDP कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। न्यूयॉर्क USA यानी USA मतलब अमेरिका, ओके। और इसमें ये पूछा है कि इसका अवर महासचिव या एसोसिएट प्रशासक इसको नियुक्त किया गया। अवर महासचिव मतलब होता है कि एक तो होता है सेक्रेटरी, और एक सेक्रेटरी के नीचे काम करने वाला होता है अपर सेक्रेटरी। तो अपर सेक्रेटरी कौन बना है? ये एक भारत के व्यक्ति बन गए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो कौन बने हैं? सॉरी, भारत के व्यक्ति नहीं, ये सेक्रेटरी के नीचे काम करने वाले एक व्यक्ति होंगे। इनका नाम क्या है एक्चुअली? तो इनका नाम है हाओलिंग जू,
हाओलिंग जू, जो बेसिकली आपसे पूछा जाए कि भाई हाओलिंग जू है कहाँ के, तो चाइना के व्यक्ति हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, कि कहाँ के हैं, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी जो जनरल बने हैं कहाँ के व्यक्ति हैं, चाइना के व्यक्ति हैं, ओके। अब ये भाई करेंगे किसको, एक सेक्रेटरी हो गया, डायरेक्टर जनरल जो एक मेन हेड है, और एक उसके नीचे काम करने वाले तो ये हैं, लेकिन मेन हेड भी तो कोई होगा ना, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है अचिम स्टेनर, ये व्यक्ति हैं, ठीक है। इनको ये रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना था, ओके। शक्तिकांत दास जिसके बारे में जानते हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो रुचिरा कंबोज का ये नाम आ गया है, देखो रुचिरा कंबोज का नाम आपको दिख रहा है, भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएन में, भारत की स्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट मैम वहाँ पे ये प्रतिनिधि हैं हमारी यूनाइटेड नेशंस में, ओके। और एक चीज़ और है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको एनआरएफ हम कह रहे हैं, एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एनआरएफ के बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होगा, इसके पदेन अध्यक्ष होंगे जी प्रधानमंत्री। एक्चुअली पहले होता क्या था, मेन चीज़ आपको समझना ये है कि एनआरएफ का बेसिकली काम क्या होगा, इस काम को पहले कौन करता था और अब कौन करेगा। इसका काम था कि जो वैज्ञानिक शोध होते हैं ना, उनको आप बढ़ावा दीजिए, वैज्ञानिक शोध रिसर्च को बढ़ावा दीजिए, वैज्ञानिक शोध को रिसर्च को देने वाले, तो सबसे उच्चतम बॉडी भारत की ये होगी जो वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देगी वो। ये पहले काम जो करता था वो करता था सर्व करता था, तो सर्व का स्थान अब किसने ले लिया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। तो पहले वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा देने के मामले में सबसे उच्चतम बॉडी भारत की कौन सी थी, सर्व, बट अब इसका स्थान किसने ले लिया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करूँ तो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंटिफिक इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। अब इसको समाप्त कर दिया जाएगा, अब इसकी जगह पे एनआरएफ ले लेगा, ओके। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री मोदी। आपको ये विशेष रूप से इसके बारे में ध्यान रखना था, ओके। और अगर मैं बात करूं कि भाई एनआरएफ के लिए क्या बजट है अगले 5 साल के लिए, 2027-28 तक जो बजट बनाया गया है एनआरएफ के लिए, कितना बजट है, तो भाई टोटल बजट है 50,000 करोड़ का, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस 50,000 बजट में से होना क्या है, इस 50,000 बजट में से जो तात्कालिक रूप से तो भाई भारत सरकार 14,000 करोड़ दे देगी, और जो बचा पैसा 36,000 करोड़ है वो समय के साथ इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक पीएम प्रणाम योजना है, कौन सी योजना है, पीएम किस मंत्रालय की पहल है, आपसे ये पूछा है। देखो पीएम प्रणाम योजना जो है ये हमारी जो पहल है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पहल है। देखो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके तहत होना क्या है। इसमें ना काफ़ी टाइम लगेगा समझाने में, मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें होना क्या है। देखो इसमें मैं नया पेज ले लेता हूँ, बेसिकली इसमें समझाने में थोड़ा समय लगेगा। इसमें क्या होगा कि जो पीएम प्रणाम योजना है इसमें क्या होना है अब मैं बताता हूँ आपको। देखो हम बहुत सारा यूरिया इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो इनकी वजह से हमारी जो मिट्टी होती है उसको हानि पहुँचती है, उसकी उर्वरक क्षमता कम होती है। तो भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भारत सरकार यूरिया के लिए सब्सिडी देती है, भारत सरकार चाहती है कि राज्य में ये पहल उठाएं कि अपने नागरिकों को वो ये बोलें कि वो ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करें, वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट का उपयोग करें, वो ऑर्गेनिक चीज़ें उगाएं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज करें, ठीक है, नैनो यूरिया का इसमें प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि जो यूरिया के लिए सब्सिडी भारत सरकार देती है, आपको पता होगा, मैं बताता हूँ आपको, शायद आपको आइडिया नहीं है कि जो यूरिया होता है ना, बेसिकली जो यूरिया होता है इसका जो एक कट्टा मतलब एक बोरा, जो हमारे भाषा में बोलते हैं, हम गांव में उसको बोरा कहते हैं बेसिकली, इसका एक बोरा जो कितने रुपए का आता है, लगभग हमें पड़ता है 200 लगभग 42 रुपये या 50 रुपये के आसपास का बोरा पड़ता है। लेकिन इस यूरिया की बोरे की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 2000 के आसपास है। कितना, 2000 का। तो हमें 1800 रुपये की एक बोरे पर भारत सरकार सब्सिडी देती है। तो भारत सरकार चाहती है कि भाई कैसे भी करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे लोगों को मोटिवेट करें, उनको जागरूकता फैलाएं कि आप इसकी जगह पे कंपोस्ट खाद का उपयोग करें, आप गोबर का इस्तेमाल करें, आप गोबर के खाद का उपयोग करें। तो इससे जो सब्सिडी बचेगी, अगर ऐसा कोई राज्य करने में सफल हो जाता है तो जो सब्सिडी बचेगी उसका 50% मानो कि यूपी सरकार को 3000 करोड़ रुपए
सब्सिडी के रूप में मिला, 3000 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में मिला, राइट, 3000 करोड़। अब मानो यूपी सरकार ने उसमें से 2000 करोड़ तो उसका खर्च हो गया सब्सिडी में, 1000 बचा लिया, तो यूपी सरकार को 500 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में केंद्र सरकार दे देगी। तो ये एक तरह से लोगों को मोटिवेट करना है, जागरूकता फैला के सब्सिडी को रोकना है, कम करना है, और वैकल्पिक जो खाद के उपयोग हैं उनको बढ़ावा देना है। और जो ग्रांट मिलेगा, जो 500 करोड़ रुपया मिलेगा, यूपी सरकार इसको इस तरह के कामों में लगा पाएगी जिससे कि, जैसे मानो इनको लगा, ऐसे गोबर के प्लांट लगा दे, गोबर गैस प्लांट लगा देगी, ऑर्गेनिक प्लांट लगा देगी, खाद जहाँ पे बनेंगे, तो इससे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा भारत के अंदर। ठीक है, अब देखो कैबिनेट ने बहुत, पीएम परिणाम के बारे में इतना ही काफ़ी है। इसके बारे में होता क्या, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक इसमें कॉन्सेप्ट और आ रहा है मुझे याद, कि जो यूरिया पर जो सब्सिडी खर्च होनी है, देखो हम चाहते हैं यूरिया आत्मनिर्भर बने, हम यूरिया आत्मनिर्भर, और ये हमारा लक्ष्य है कि हम 2025-26 तक 31 मार्च 2026 तक हम यूरिया में आत्मनिर्भर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से रशिया से एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा यूरिया लगभग पूरा, तो 90% यूरिया हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज। तो आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य हमारा 2025-26 है, पहला चीज़ एक याद रखना है। और यूरिया पे अभी कैबिनेट का फैसला आया था कि यूरिया पे आने वाले 3 सालों में सरकार कितना खर्च करेगी सब्सिडी पे। अब सोचो, यूरिया की सब्सिडी पर आगे आने वाले 3 सालों में, फाइनेंशियल ईयर 24, 25 और 26, यानी 24 से लेकर 26 तक, इन 3 सालों में भारत सरकार यूरिया सब्सिडी पर 3.68 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इमेजिन कर सकते हैं आप, राइट, इतना पैसा भारत सरकार खर्च करने वाली है। ओके, अगर हम इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं तो ये पैसा जो है हमारे अलग बहुत सारे कामों में उपयोग हो सकता है। ठीक है, भारत सरकार चाहती है कि हम सल्फर कोटेड यूरिया को अपनाएं, सल्फर कोटेड यूरिया को अपनाएं। सल्फर कोटेड का मतलब है कि यूरिया का दाना है, इस पर सल्फर का कोटेड लगा दिया जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम यूरिया को मिट्टी में डालते हैं ना, नॉर्मल यूरिया को, तो मिट्टी जो है ना सिर्फ 25 से 30% ही उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। लेकिन अगर हम इसको डालेंगे ना तो 78% तक इसको एब्जॉर्ब करेगी। तो हमारी जो मिट्टी की नाइट्रोजन को अवशोषित करने की पावर है वो ये सिर्फ इतनी रहती है नॉर्मल यूरिया से, लेकिन अगर इसको डालेंगे सल्फर कोटेड यूरिया को तो 78% तक बढ़ जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि सल्फर कोटेड यूरिया को हम कैसे भी करके इसमें इम्प्लीमेंट करें। भारत सरकार एक चीज़ और कर रही है, नैनो यूरिया प्लांट लगा रही है। अब भारत सरकार कितने टोटल नैनो यूरिया प्लांट लगाने वाली है 2025-26 तक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी अभी घोषणा हुई थी। तो भारत सरकार टोटल 8 लगाने वाली है पूरे भारत में। और पहला कहाँ लगा है आपसे पूछे तो कलोल कहाँ पे से, गुजरात में, आपको ध्यान रखना है पहला। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि एक स्कीम चल रही है भारत सरकार की, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम। एक स्कीम है मार्केट, लिख रहा हूँ मैं, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। और एक स्कीम चल रही है गोवर्धन, मैं बोल रहा हूँ गोवर्धन योजना। ये 2 योजना भारत सरकार की चल रही हैं। ठीक है, गोवर्धन योजना और मार्केट असिस्टेंट स्कीम। अब होगा क्या कि भाई हम ये पीएम परिणाम तो ला रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद कहाँ से आएगा, कौन बनाएगा? तो उसके लिए क्या है, गोवर्धन योजना। इस योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की योजना है, आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय की ये योजना है, राइट, किसकी, जल शक्ति मंत्रालय की। ओके, अब क्या चाहते क्या हैं ये आपको समझना है कि इसके तहत बहुत सारे वेस्ट से वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे, 500 टोटल। कितने? 500 वेस्ट से वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे, टोटल 500। वेस्ट मतलब है कि जो अपशिष्ट है उनसे हम खाद बनाएंगे। तो इसमें से 300 प्लांट और 200 प्लांट का एक ग्रुप होगा। ये 300 प्लांट ऐसे होंगे जो कम्युनिटी बेस्ड होंगे, कम्युनिटी क्लस्टर बेस्ड बायोगैस प्लांट होंगे। कितने? कम्युनिटी बेस्ड, समुदाय आधारित बायोगैस प्लांट होंगे। और ये होंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट टोटल। तो टोटल कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट कितने लगने हैं टोटल गोवर्धन योजना के तहत? 500। 300 कैसे लगने हैं? जो क्लस्टर बेस्ड होंगे, कम्युनिटी समुदाय आधारित होंगे, और फिर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होंगे। अब यहाँ से बायोगैस भी बन गई, और जो बचा माल, भाई बायोगैस बनने के बाद कुछ माल वहाँ पे जो वेस्ट बचेगा वो होगा गोबर। अब इस गोबर का उपयोग क्या होगा भाई? इस गोबर को हम मार्केट में कैसे लाएंगे? तो गोबर को मार्केटाइज करने के लिए स्कीम लॉन्च कर दी सरकार ने अभी, और इसमें टोटल 1451 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करना चाहती है। यहाँ से गोबर आएगा, इसको मार्केटाइज करेगा ये।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करने के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की और इसमें 1451 करोड़ रुपए टोटल होंगे। यानी कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग पर, ऑर्गेनिक खाद की मार्केटिंग पर जो खर्चा होना है टोटल, वो खर्चा होना है 1451 करोड़ रुपए। ओके, लेकिन अब इसमें क्राइटेरिया ये है कि भाई हम 1 मीट्रिक टन पर भारत सरकार 1500 रुपया खर्च करेगी। 1000 टन पर भारत सरकार 1500 करोड़ रुपया खर्च करेगी, 1500 रुपये खर्च करेगी। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़नी है, ठीक है। और हमारा जो मतलब ये जो लक्ष्य है, इसको हम आगे जैसे जैसे प्रमोट करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें ऑर्गेनिक खाद हमारा आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा और सब्सिडी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, राइट। और देखो 2023 में अगर भारत में कितना, मैं अगर बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना खाद उत्पादन हुआ, तो 284 मिलियन मीट्रिक टन इतना यूरिया का उत्पादन हुआ। आपको इतना ध्यान रखना है, 284 लाख मीट्रिक टन। ओके, इतना आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने निम्नलिखित में किस शहर में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किया? कोऑपरेटिव कांग्रेस, ठीक है। तो अभी इसकी अध्यक्षता किसने करी? आपको मेन चीज आपको याद रखनी है, अध्यक्षता करी सी अमित शाह ने, अमित शाह ने करी। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी कि भाई इसको होस्ट कौन करता है, कौन करवाता है इस कांग्रेस को, सहकारी कांग्रेस को? तो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया इसको कराता है, ठीक है। और इसका कहाँ पर हुई? तो ध्यान रखना आपको, नई दिल्ली में हुई। इसकी थीम क्या? अमृतकाल प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशंस फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। बिल्कुल याद नहीं रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। बस अध्यक्षता किसने करी? अमित शाह। कुछ नहीं एक्स्ट्रा याद रखना, ठीक है। कौन कराता है ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कराता है मैंने आपको बता दिया, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया इसको कराता है। बिल्कुल याद नहीं रखना, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो भारत सरकार के कुछ लक्ष्य होते हैं। भारत सरकार का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, तो उसके तहत भारत सरकार का कुछ उस पर बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ कि ग्रीन हाइड्रोजन, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है हमारा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसके साथ भारत सरकार चाहती है कि हम 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन हर साल करें। ऐसी क्षमता विकसित कर लो 2030 तक, कि 2030 तक हम हर साल इतना टन हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन बना दें, एनुअल प्रोडक्शन हमारा इतनी क्षमता तक बन जाए। मेन चीज़ है आपको। और 2030 तक ही हम कितनी गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा चाहते हैं? वो है 500 गीगावाट। ये हमारा लक्ष्य है, दूसरा लक्ष्य हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वन टैप वन ट्री अभियान चल रहा है एक। देखो भारत सरकार में जो नल से जल अभियान चल रहा है, घर घर में जाके एक नल का टैप लग रहा है, मानो ये नल का टैप है। अब भारत सरकार चाहती है, यूपी सरकार चाहती है कि भाई जहाँ जहाँ एक नल लगा रहे हैं वहाँ एक पौधा दे दो उनको, एक पौधा दे दो उगाने के लिए, तो वहीं पे एक पौधा लगा दो। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, बड़ा अच्छा अभियान है, ठीक है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या है ना कि लखनऊ में एक काम और ध्यान रखना, लखनऊ में बंदरों के लिए ना, लखनऊ के बाहर 2 वन बनाए जा रहे हैं, 2 वन जहाँ पे बंदर रहेंगे, ठीक है। और वहीं पे बंदरों के लिए सुविधाएं जो होती हैं वो सारी दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की एक व्यापक सूची बनाएगी। इसमें महत्वपूर्ण कितने खनिजों की पहचान की गई है? तो टोटल इसमें खनिज जो होंगे, मतलब महत्वपूर्ण खनिज इसमें 30 है। क्रोमियम, निकल, बेरियम, ये सारे करके आपको याद नहीं रखना, बस नाम याद रखना कि भाई कितनी खनिजों की सूची है। तो बस आपको ध्यान रखना कि भाई 30 खनिजों की सूची इसमें बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कहाँ हुआ? वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस भारत मंडपम इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया। किस देश में आयोजित किया गया था? वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023, जहां पर किस चीज़ का उद्घाटन हुआ? भारत मंडपम। क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये हुआ कहाँ था? क्वेश्चन जो पूछा है कहाँ हुआ था? जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में आपसे पूछा कहाँ हुआ था? भाई ब्रिस्बेन एक जगह है, वहाँ हुआ था। अच्छा, ब्रिस्बेन किन कारणों से अभी न्यूज में था? देखो हमारे जो समर ओलंपिक होते हैं, समर ओलंपिक जो होंगे, समर ओलंपिक, ठीक है, एक होते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अभी 2024 में कहाँ होने हैं, 2028 में कहाँ होने हैं और 2032 में कहाँ होने हैं, मैं बता देता हूँ। 2024 में होंगे पेरिस में, जो फ्रांस में, और 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में, एंजल्स, ये कहाँ? यूएसए में, अमेरिका में। और 2032 में कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इन कारणों से ये न्यूज़ में था। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक हुई भारत में, वो कहाँ होगी इस बार 2023 में? वो होगी मुंबई में।
और ये ऐसा कितने साल बाद हो रहा है? लास्ट बैठक 1988 में हुई थी, 42 साल के बाद 2023 में ये बैठक होने वाली है भारत में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर लॉजेन में है, ठीक है। और लॉजेन कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये कमेटी ये डिसाइड करती है कि अगले ओलंपिक कहाँ होने हैं, ओके। हो सकता है कि भारत ने बाजी मारी तो आगे आने वाले जो 2036 के ओलंपिक है शायद भारत में हो जाए, ओके। तो इस चीज़ के लिए होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क के एक संगठन है कार्नेगी कॉरपोरेशन के द्वारा महान अप्रवासियों की एक सूची बनाई गई। किस भारतीय अमेरिकी का नाम इसमें शामिल है? किसका? कि भाई जो अप्रवासी हैं जो भारत से चले गए, उन्होंने बहुत नाम कमाया, इसकी एक सूची थी, कार्नेगी ने बनाई, न्यूयॉर्क स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें। इसमें नाम है अजय बांगा का, जो मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन है, ठीक है। किसके? मास्टर कार्ड के पहले चेयरमैन थे, सॉरी, अजय बांगा। बट अब इस समय पे आपसे पूछे कि भाई ये किसके चेयरमैन? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के इस समय पे अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमला हैरिस आपको पता ही है कि यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। सुंदर पिचाई आप अच्छे से जानते हैं, गूगल उसके सीईओ हैं। गूगल को बेसिकली इसने बहुत सारे खरीद लिया है वैसे, तो गूगल के सीईओ माने जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर 2023 की एक रिपोर्ट दी और इसमें से किस देश को हटा दिया? देखो, भारत पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था 2-3 साल पहले कि भारत कि जो आर्मी के लोग हैं या भारत सरकार के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको हथियार देते हैं, ठीक है। उनको ऑफेंसिव बनाते हैं, बच्चों को हथियार प्रोवाइड कराते हैं। तो इस सूची में पहले भारत का नाम था। बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर 2023 की जो रिपोर्ट है, इससे पहले जो रिपोर्ट आई उसमें भारत का नाम था कि भारत ऐसा करता है जम्मू कश्मीर के अंदर। बट अब फाइनली भारत को इससे हटा दिया गया है। तो यूएन के महासचिव ने भारत सरकार को इससे हटा दिया कि भाई भारत पर ये आरोप था, ये गलत आरोप है, ये आरोप आप हटा लेते हैं। तो भारत को इससे बाहर कर दिया। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 24वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जिसको हम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसकी जो बैठक है 2023 वाली, आपसे पूछा किस देश में आयोजित की गई? क्या पूछा? किस देश में आयोजित की गई? तो बेसिकली इसका आंसर है ब्राज़ील, ठीक है। तो 2023 वाली बैठक अभी किस में? ब्राज़ील में। अब इसकी एक बैठक और होनी है, इसकी ना एक असेंबली बैठक होनी है, इसकी एक बैठक होनी है GEF की, आपको ध्यान रखना है। अभी तो इसकी ये वैसी ऑल ओवर बैठक हुई, अब इसकी एक असेंबली बैठक होगी, इसकी 74वीं। तो आपसे पूछा कहाँ होगी? ये वाली होगी वैंकूवर। तो वैंकूवर जगह कहाँ पे है? ये कनाडा में, तो इसकी वहाँ पे होगी, ठीक है। कब होगी? अगस्त में लगभग होगी। आगे मतलब ये हो चुकी है, बेसिकली हो चुकी है, होनी नहीं है, ये हो चुकी है, बेसिकली इसकी बैठक हो चुकी है, वैंकूवर कनाडा में हो चुकी है। अब इस बैठक में हुआ क्या? जो ये वाली जो बैठक हुई, इसमें क्या हुआ कि अब जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये चाहती है कि हम 1.4 बिलियन डॉलर रुपीस हम खर्च करेंगे बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अब ये करेंगे क्या? इतना पैसा ये उन देशों को देंगे जो देश जहां पर बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। भारत और CDRI को बोलते हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिमेंट नहीं है सर, ये रेजिलियंट है एक्चुअली। ये मैंने यहाँ पे ये गलत लिख गया, इसको मैं लिख देता हूँ रेजिलियंट, तो इसको लिखते हैं रेजिलियंट, ठीक है, ओके। तो ये जो समझौता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रति अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो हम आपस में समझौता कर सकें। मानो कोई डिजास्टर आया बहुत बड़ा, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गई, टूट गई, बह गई, तो हम आपस में हम सहयोग कर सकें। तो भारत और CDRI के बीच में एक समझौता हुआ कि भाई मुख्यालय को लेकर अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी कि भाई इसका मुख्यालय एक्चुअली कहाँ होना चाहिए। तो फाइनली नई दिल्ली, और पहले भी नई दिल्ली में, तो अब अनुसमर्थन फाइनली मिल गया, रेटिफिकेशन, कि अब नई दिल्ली में ही CDRI का हेडक्वार्टर होगा। CDRI, देखो भारत में सिर्फ 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, सिर्फ 2। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, ठीक है। और एक CDRI का कहाँ है? नई दिल्ली। बस ये 2 ही हैं, बस, इसके अलावा और नहीं है। भारत का CDRI हर, देखो अब भाई जब ये संगठन बना तो सब देश अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे इसमें, इसका कोस्ट तो अपना होगा ना। तो उसमें भारत सरकार अगले 5 साल के लिए, लगभग 2019 से लेकर 2023 तक, 23-24 तक के लिए
जिसमें जो भारत सरकार का बजट है 2019-20 से लेके 2024, भारत सरकार इसमें टोटल जो पैसा देने जा रही है वो है 480 करोड़। ऐसे ही हर सरकार अपना अपना इसमें पैसा देती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसे बनाया कब गया था? 2019 में ये बना था। भारत 2019 में हुआ क्या था कि न्यूयॉर्क गए थे पीएम मोदी, तो वहाँ पर ये बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रकृत दिवस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये बेसिकली मनाया जाता है 30 जून को। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मनाया जाता है? इसका एक रीजन है कि 30 जून 1908 की बात थी। रसिया में एक जगह है साइबेरिया रसिया में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आके टकराया था। उस एक जगह थी, उसका नाम था टुंगुस्का, TUNGUSK, टुंगुस्का नाम पर बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आके, अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड था ये, यहाँ पे टकराया था। इसके अलावा और भी यहाँ पे टकराते रहे हैं एस्ट्रॉयड। खैर ये ऐसा नहीं है कि और नहीं टकराए, एक एस्ट्रॉयड और भी टकराया था। अभी 15 फरवरी की बात है, 2013 में एक एस्ट्रॉयड फिर टकराया था और ये भी रसिया में टकराया था। और रसिया में कहाँ टकराया था? एक जगह है चेलियाबिंस्क, शायद चेलियाबिंस्क एक जगह है, यहाँ पे आके टकराया था। ये भी रसिया में है। तो इन्हीं दो बेसिकली याद में, जो 30 जून को घटना हुई थी साइबेरिया में, उसकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। बस हमको इतना ही याद रखना है। ओके, और देखो यहाँ पे मैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में उस दिन बता रहा था। तो 73वां संविधान संशोधन जो है 1993, ये पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसमें। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं और हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल आपसे पूछा जाता है। इनमें से 4 आर्टिकल मैं बताऊंगा जो आपसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक तो आपको वित्त आयोग पूछा जाएगा, राज्य वित्त आयोग के बारे में, तो आर्टिकल है 243I पहला। दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये इसमें जो अवधि है ये पूछा जाएगा, और एक पंचायतों में आरक्षण 243D आप विशेष रूप से ध्यान रखना और 243E आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर आप इनको सबको क्रम से याद कर लेते हो तो आपका कहीं पे भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे सबसे पहले 1957 में पंचायतों के संवैधानिकरण के लिए एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद में फिर सादिक अली समिति बनी। फिर उसके बाद में 1977 में अशोक मेहता समिति बनी। फिर उसके बाद LM सिंघवी समिति बनी 1988 में। तो एक क्रम से समिति बनती रही। फाइनली आके 1993 में इनको संवैधानिक दर्जा मिल गया और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये सबसे पहली समिति थी जिसने इस पे मुद्दों पे बात उठाई थी कि भाई इनका संवैधानिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सादिक अली समिति आ गई 1967 में। उसके बाद में 1977 में अशोक मेहता समिति आई। तो ये समितियां फिर आगे चल के आती चलेंगी। लेकिन एक बार इन सबको आप क्रम से याद रख लेना। आर्टिकल 243 में ग्राम सभा, पंचायत, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत क्षेत्र, इन सब का नाम का वर्णन है, मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक टर्म, कि ग्राम क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है, पंचायत क्या होती है, ये सब के बारे में। 243A में ग्राम सभा की शक्ति और कार्य है। B में पंचायतों के 3 स्तर होते हैं और C में पंचायतों की संरचना, पंचायतों में आरक्षण D, E पंचायतों की अवधि, F सदस्यों की निरर्हता, डिस्क्वालिफिकेशन किस में है, और पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व G में है। कारारोपण की शक्ति पंचायतें कर सकती हैं 243H में है। लेखा परीक्षा की बात J में है। K में पंचायतों के लिए चुनाव की बात है। कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग इसका गठन करेंगे पंचायतों में चुनाव कराने के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किससे होता है और राज्य वित्त आयोग का गठन किससे होता है? ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी। I और K याद रख लेना। 243O में न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं होगा इनकी कार्यों को लेके। इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह से स्टैटिक जीके का कोई ना कोई पोर्शन में डेली डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।